हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 5 ऑफ यूनिट 9 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ओके, सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल सिमिलर है किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। सो अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से करा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा अंडरस्टैंड करना। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलने हम बात करेंगे इसका मीनिंग। ओके, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, असेंशियल्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के, असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ पावनी एंड राइट ऑफ पावनर। ओके, जो इसके कौन है पार्टीज हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है क्या। ओके, ए बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए क्रेडिटर एज सिक्योरिटी फॉर ए डेप्ट और फॉर द पे परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। ओके, अब देखो हमने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने, उसमें क्या बात करी थी, उसमें बात करी थी कि हम गुड्स को डिलीवर करते हैं किसी दूसरे पर्सन को फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ओके, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम बात यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पर्पस है वो है सिक्योरिटी। हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। मान लो मुझे बैंक में से लोन लेना है, ठीक है, बैंक वाले कहते हैं कि आप कुछ हमें कोई चीज ऐसी दो जिसके बेस पे हम आपको लोन दे सकें। चाहे मैंने अपने हाउस की प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर हैं वो उनके पास रख दिए, चाहे मैंने गोल्ड रख दिया, तो ये जो रख रहा हूं मैं टेम्परेरी पीरियड के लिए रख रहा हूं, और जब वो मैं उसकी पूरा लोन चुका दूंगा तो वो चीज मैं वापस ले लूंगा। तो ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। ठीक है, मैं गोल्ड दे रहा हूं तो इसका मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए दे रहा हूं, एक सिक्योरिटी के तौर पर दे रहा हूं। कुछ टाइम बाद जब मैं अपना लोन चुका दूंगा तो मेरे को गोल्ड वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। समटाइम्स कॉल्ड बेलमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को कई बार बेलमेंट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी हम गुड्स को डिलीवर करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। प्लेज आर ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी टू एश्योर्स दैट ए पर्सन विल रिपे ए डेप्ट और परफॉर्म टू एन एक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्लेज है इसमें क्या होता है, हम गुड्स को एक सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं किसी दूसरे पर्सन के पास। इन ए प्लेज वन पर्सन टेम्परेली गिव्स पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि हम क्या करते हैं प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हम एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, चाहे हम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन एक टेम्परेरी पीरियड होता है, परमानेंट कभी नहीं देते, सिर्फ हम पोजेशन देते हैं, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। ओनरशिप का मतलब कि किसी को परमानेंटली वो चीज मैंने बेच दी, ठीक है, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन मैंने किसी को रखने के लिए दिया है तो इसका मतलब सिर्फ उसके पास पोजेशन है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्लेज आर डिफरेंट फ्रॉम सेल। अब प्लेज जो है सेल से डिफरेंट है, बिल्कुल है। सेल में क्या होता है, सेल में आप पैसे दोगे, कंसिडरेशन दोगे, उसके बदले में उसकी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन प्लेज में ऐसा नहीं होता। प्लेज में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इन ए सेल बोथ पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी आर परमानेंटली ट्रांसफर। क्योंकि सेल कंसेप्ट में क्या होता है, ओनरशिप, पोजेशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर कर दी जाती है परमानेंटली, लेकिन पोजेशन में क्या है, इन ए प्लेज क्या है, ओनली पोजेशन पासिस टू सेकेंडरी पार्टी, सिर्फ पोजेशन पास होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अमित आस्क हिज फ्रेंड टू गिव हिम ₹50,000। अमित ने कहा अपने दोस्त को, भाई मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, क्या तू दे सकता है? हिज फ्रेंड टोल्ड अमित दैट ही हैव टू पुट हिज बाइक फॉर सिक्योरिटी। अब देखो दोस्त भी कैसा निकला। उस दोस्त ने कहा, भाई ठीक है ले ले, कोई बात नहीं, 50,000 की जगह तू मेरे से 60,000 ले ले, लेकिन अपनी बाइक मेरे पास गिरवी रख दे। ठीक है, उसने कहा अपनी बाइक मेरे पास गिरवी रख दे, जब तक तेरे पैसे मेरे पास वापस नहीं आ जाते मैं तेरी बाइक नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है। वो बाइक तो गिरवी रख देगा लेकिन परमानेंटली नहीं रखेगा, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब वो कुछ टाइम पीरियड जितना भी, जब वो अपने पैसे चुका देगा, उसके पास लोन चुका देगा, तब वो अपनी बाइक वापस ले लेगा। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पोजेशन इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। तो कितनी तरह की प्रॉपर्टी जो है, किस किस तरह की प्रॉपर्टी हम प्लेज में रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। सो प्लेज प्रॉपर्टी मस्ट बी पोजेशन ऑफ इन 2 टाइप्स। एक होता है एक्चुअल पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो आपको इसका पता होना चाहिए। एक्चुअल पोजेशन क्या होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर गुड्स उसके पास रख रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बाइक का एग्जांपल लिया, मैंने बाइक जो है दूसरे फ्रेंड के पास रख दी एज ए सिक्योरिटी, तो दिस इज द एक्चुअल पोजेशन, जिसमें हम पूरा का पूरा फिजिकल गुड्स जो है उठा के उसके पास रख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड है, मैंने बैंक में गया, उसके ऊपर लोन लिया, तो मैंने गोल्ड उनके पास डिपॉजिट करवा दिया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्चुअल पोजेशन। जबकि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में क्या है, सम कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। मान लो कि मेरे बैंक लॉकर में मैंने बहुत सारे, मान लो मेरे बैंक लॉकर है, ठीक है, किसी बैंक में, उसमें मेरे पास गोल्ड रखा है। ठीक है, उस बैंक लॉकर की मेरे पास है,
उस बैंक लॉकर की की मेरे पास है और मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई 50,000 रुपये की जरूरत है, वो कहता कुछ गिरवी रख दे। मैंने कहा मेरे बैंक लॉकर में सामान पड़ा है और उसकी की मेरे पास है, मैं की मैं तेरे को दे देता हूँ। मैंने सिर्फ की दी है, लेकिन गुड्स तो सिर्फ बैंक लॉकर में पड़ा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। अब इसको हाउस प्रॉपर्टी के कागजात भी कह सकते हैं कि हाउस, उस हाउस में मैं रह रहा हूँ लेकिन उसके कागजात जो है मैंने उसको गिरवी रख रखा है, उसके ऊपर मैंने लोन ले रखा है। सिर्फ कागज उसको पास है लेकिन हाउस तो अभी मेरे पास ही है, उसके अंदर तो मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो एग्जांपल के थ्रू भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। ए प्लेज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज नोन एज पावन। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर हम प्लेज कर रहे हैं, अगर हम पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं पावन। एंड डेट ऑफ रियल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटीक्रिसिस। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रियल प्रॉपर्टी जैसे हाउस हो गया, हाउस में क्या है, हम पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं रख रहे, सिर्फ उसके पेपर्स रख रहे हैं, तो दिस इज द रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रियल प्रॉपर्टी जो होती है उसके जो उसको अगर गिरवी रख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एंटीक्रिसिस। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर 2 पार्टीज होती है, एक होते हैं पावनर, एक होता है पावनी। पावनर जो होता है जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है। ठीक है, मान लो ए ने अपनी बाइक दी किसको? बी को, उससे 50,000 रुपये का लोन लिया। ठीक है, तो ए जो है वो कौन है? पावनर है, वो अपना गुड्स क्या कर रहा है? गिरवी रख रहा है। पावनी कौन है? जिसको गुड्स दिया जा रहा है। ठीक है, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको गुड्स दिया जा रहा है, वो क्या है? यहाँ पे बी जो है वो क्या है? पावनी है। असेंशियल्स ऑफ प्लेज। अब प्लेज में, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है? सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी प्लेज्ड। इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कुछ ना कुछ गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करें लेकिन कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। ओके, चाहे हाउस के प्रॉपर्टी के कागजात करें, चाहे गोल्ड करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ गुड्स जो है यहाँ पे डिलीवर होगा ही होगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जरूरी है कि वो मेजर हो। ठीक है, मेजर हो और अनसाउंड माइंड ना हो। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल हो। पोजेशन राइट, और तीसरी बात यह है कि जो पर्सन के हम पास गुड रख रहे हैं उसके पास पोजेशन राइट होना चाहिए। वो चाहे गुड्स कैसे भी हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो चाहे एक्चुअल पोजेशन, लेकिन उसका पोजेशन राइट होना जरूरी है। ठीक है, ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पावनी के पास राइट क्या है। पावनी कौन है? जिसके पास गुड्स हमने जमा करवाया है, गिरवी रखा है। ठीक है, उसके पास सबसे पहला राइट है रिटेन का। अब मान लो कि मैंने बैंक के से लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, गोल्ड मैंने डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर। अब मान लो कल को मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो वो क्या करेंगे? कुछ टाइम बाद मेरे गोल्ड की नीलामी कर देंगे, कुछ टाइम पर मेरे को देंगे कि आप अपने पैसे चुका लो, लेकिन अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो उसको क्या कर देंगे? नीलामी कर देंगे। तो इसका मतलब राइट टू रिटेन, उनके पास राइट है कि वो मेरी चीज को रख सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं, परमानेंटली रख सकते हैं। ओके, राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस कौन से होते हैं? मान लो कि मैंने किसी को ऐसी कोई चीज़ दे दी, ठीक है, कि जिसको मेंटेन भी करके रखना होता है। ठीक है, मान लो मैंने एक अपने दोस्त को बाइक दी। ठीक है, अब बाइक जब मैंने उसको दी थी तो वो कंडीशन उसकी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपना लोन चुका दिया, लेकिन जब उसने मेरे को बाइक दी उसकी कंडीशन खराब थी, मतलब कि उसने चला चला के उसको खराब कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को राइट है कि उससे मैं पैसे वसूल कर सकता हूँ। ठीक है, और या तो वो एक काम करे कि जब वो बाइक को मेंटेन, साथ साथ अपना मेंटेन भी करवाता रहे, तो जो मेंटेन करवाने में जो पैसे लगेंगे, एक्सपेंसेस लगेंगे, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर मैं कुछ राइट रिटेन, अगर मैं कोई चीज़ किसी के पास रख रहा हूँ तो उसको राइट है कि उससे उस चीज़ के एक्सपेंसेस भी ले सकता हूँ। ठीक है, द पावनी हैज़ द फर्दर राइट ऑफ क्लेमिंग फ्रॉम द प्लेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो पावनी के पास राइट है, ये पावनी के पास राइट है कि अगर वो उसके गुड्स को मेंटेन करने में कुछ पैसे लगा रहा है तो उसके पास राइट है कि वो प्लेजर से, जो वो है पावनर है, उससे वो पैसे ले सकता है। ठीक है, मान लो ए ने जो है अपना कोई गुड्स बी के पास जमा करवाया और उस गुड्स को मेंटेन करने में बी को कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़े। अब बी का कुछ फायदा नहीं था उस गुड्स को रखने में, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करना था क्योंकि वो उसके गुड्स थे, तो उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस उसको बियर करा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है और वो उसके पास राइट है कि वो उसको पार्टनर से लेगा। ठीक है, तो पार्टनर से उसको लेगा, जो उसका ओनर है उससे उसको पैसे लेने पड़ेंगे उस चीज़ के, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं। प्लेजी राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कर देता है, अगर प्लेजी के पास क्या राइट है, अगर वो डिफॉल्ट, अगर आपको कोई पेमेंट नहीं करेगा, अगर बैंक वालों के पास मैंने गोल्ड जमा करवाया और मैं बैंक वालों को लोन की पेमेंट नहीं कर रहा, तो उनके पास क्या राइट है? उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, द पावनर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द पावनर। तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, उस चीज़ को बेच भी सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, अगर वो पैसे नहीं पे कर रहा तो। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब राइट ऑफ पावनर। अब पावनर के पास क्या राइट है?
राइट टू फाइल सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ गुड्स। अब मान लो मैंने किसी के पास कुछ चीज़ गिरवी रखी और मैंने उसको सारी पेमेंट भी कर दी, जितना उससे लोन लिया था मैंने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन फिर भी उसने मेरे गुड्स पे कब्जा कर लिया, वो गुड्स दे नहीं रहा, तो इस टाइम पर मेरे को राइट है कि मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ, केस फाइल कर सकता हूँ। राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस एंड लॉस ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जेशन। अगर मान लो मैंने किसी के पास गुड्स अपने रखे और उसने मेरे गुड को डैमेज कर दिया, तो मेरे पास राइट है कि उसके डैमेजेस के चार्जेस मैं उससे बियर करवा सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है और अगर आप बीकॉम एमकॉम या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अब अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप नेट कॉमर्स की ही तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।